हेलो फ्रेंड्स, मैं रावल सिंह। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम बात करते हैं NSAID की। NSAID का फुल फॉर्म होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। सिंपली हम समझ सकते हैं कि ये एनाल्जेसिक ग्रुप के ड्रग्स होते हैं, जिनको हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन स्टेरॉयड होने के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली जो स्टेरॉयड होते हैं, जो कि हमारी एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं, और वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होने वाले कार्टिसोल एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, जो कि स्टेरॉयड इन नेचर होते हैं। लेकिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो है, स्टेरॉयड ना होने के बावजूद भी ये एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए हम इनको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का मतलब क्या होता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले समझ लिया। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के बेसिकली 3 एक्शन होते हैं, जो कि फर्स्टली एनाल्जेसिक यानी पेन किलर, एंटीपायरेटिक यानी फीवर रिड्यूसिंग एजेंट, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को कम करने के लिए। दूसरी बात यह है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को लंबे समय तक लेने पे बॉडी पे इनका कोई भी फिजिकल डिपेंडेंस नहीं होता है, ना ही इनकी कोई भी अब्यूज लायबिलिटी देखने को मिलती है। वीकर एनाल्जेसिक देन मॉर्फिन। मॉर्फिन जो होता है वो आपका ओपियोइड ग्रुप का एनाल्जेसिक है, जिसको आप नारकोटिक में भी लेते हैं। यानी मॉर्फिन को आप लंबे समय तक अगर लेते रहें तो इसका जो है बॉडी पे फिजिकल डिपेंडेंस देखने को मिलता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एनाल्जेसिक यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो हमारे पेन किलर होते हैं, वो ओपियोइड की कंपैरिजन में लेस इफ़ेक्टिव होते हैं या वीक होते हैं। लेकिन इनमें एनाल्जेसिक एक्शन के साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी भी एक्शन देखने को मिलता है। इसलिए नॉन स्टेरॉयडल को हम नॉन नारकोटिक एंड नॉन ओपियोइड नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पेरिफेरल पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को बेसिकली 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला आप देख सकते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। बात करते हैं हम कॉक्स क्या होता है। तो कॉक्स एक प्रकार का एंजाइम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। और साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स से निकलता है, सच एज डैमेज टिश्यू, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट। ये सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। और साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम जो हमारा होता है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका नाम होता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड को वो कन्वर्ट कर देता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर दोज केमिकल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, जिसमें निमोसिलाइड, मेलॉक्सिकैम एंड नेबुमेटोन। सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, कॉलिकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब। नेक्स्ट जो हमारे एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसका एग्जांपल है पैरासीटामोल। एंड पैरासीटामोल जो हमारा होता है वो पैरा अमीनोफिनॉल डेरिवेटिव ग्रुप का होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन NSAID की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो साइक्लोऑक्सीजिनेज या प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग का काम करते हैं। साइक्लोऑक्सीजिनेज, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि ये एक एंजाइम होता है जो कि प्लेटलेट, स्मूथ वेसल्स
और ब्लड वेसल्स से क्या होता है, सिक्रीट होता है। और ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है जिसका नाम होता है एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड को साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम ऑक्सीडाइज करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट कर देता है, और वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो केमिकल हमारे बॉडी में बनते हैं वो पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड TAXA2 यानी थ्रोम्बोक्साकिन, ये हमारा क्या होता है, ये प्लेटलेट को एक्टिवेट करता है या प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट कॉक्स फर्स्ट एंड कॉक्स सेकेंड, यानी साइक्लोऑक्सीजनेज फर्स्ट एंड साइक्लोऑक्सीजनेज सेकेंड। अदर NSAID विच रिवर्सिबली इनहिबिट कॉक्स फर्स्ट एंड कॉक्स सेकेंड। हम देख सकते हैं बेसिकली जो हमारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जो कि सीधा का सीधा साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम के सिक्रीशन को या उनके एक्शन को इनहिबिट करते हैं, जिससे कि साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एराकिडोनिक एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन्स में कन्वर्ट ना कर सके। The analgesic effect of NSAID is thought to be related the peripheral inhibition of prostaglandins production, यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका साइक्लोऑक्सीजनेज, और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स आपकी उसी एंजाइम के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करते हैं। may also be due to inhibition of pain stimuli at subcortical site. Non-steroidal anti-inflammatory drugs prevent potentiate action of prostaglandins on endogenous mechanism of peripheral nerve stimulation. Example bradykinin. ब्रेडिकाइनिन एक आपका साइटोकाइंस होता है जो कि वैसोडाइलेशन, मैकेनिज्म ऑफ पेन एंड इंक्रीज वैस्कुलर परमेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल साइटोकाइन होता है। एंटीपायरेटिक इफेक्ट ऑफ NSAID बिलीव्ड टू रिलेटेड, आपका ये जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं जैसा कि आपने पढ़ा कि इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक एक्शन देखने को मिलता है। तो ये हमारे क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ साथ ये क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन्स को भी क्या करते हैं, उसके सिक्रीशन को भी इनहिबिट करते हैं। और इंटरल्यूकिन हमारे WBC से सिक्रेट होता है जो कि फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। द रिसेटिंग ऑफ थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम लीडिंग टू वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज हीट लॉस। नॉन स्टेरॉयडल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनहिबिशन। नॉन स्टेरॉयडल ब्लॉक PG जनरेशन यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स जनरेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोस्टासाइक्लिन फर्स्ट, PGI2 यानी PG फर्स्ट 2 थ्रोम्बोक्सिन आर प्रोड्यूस फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड बाय द एंजाइम साइक्लोऑक्सीजनेज। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन जो होता है यानी हमारा ये केमिकल, ये एराकिडोनिक एसिड से इसका फॉर्मेशन होता है किस एंजाइम की उपस्थिति में, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। साइक्लोऑक्सीजनेज इज फाउंड बाउंड टू द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट एग्जिस्ट इन 3 आइसोफॉर्म। कॉक्स फर्स्ट constitutive act in physiological condition. Cox second is induced in inflammatory cell by pathological stimuli, and Cox second जो होते हैं यानी साइक्लोऑक्सीजनेज, ये ब्रेन में इनका एक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसका एग्जाम्पल है सैलिसाइलेट, और उसमें ड्रग जो देखने को मिलता है एस्पिरिन। एस्पिरिन आपका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाने वाला ड्रग है जो कि एंटी प्लेटलेट का भी काम करता है। एस्पिरिन इज एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड कन्वर्ट टू सैलिसाइलिक एसिड इन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन जो NSAID के होते हैं वो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होते हैं। इट effective relieve inflammation, tissue injury, connective tissue and
इंटेगमेंटल पेन, बट इट इज रिलेटिव इनइफेक्टिव इन सिवरल, विसरल एंड इस्केमिक पेन। ये जो होते हैं ये हमारे पेन के साथ साथ में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, लेकिन ऐसा पेन जहाँ पे इस्कीमिक पेन हो, इस्कीमिक पेन वो होता है जहाँ पे लैक ऑफ ब्लड सप्लाई की वजह से होने वाला पेन। एनाल्जेसिक एक्शन इज मेनली ड्यू टू ऑब्टेनिंग द पेरिफेरल पेन रिसेप्टर एंड प्रिवेंशन ऑफ पीजी मीडिएटेड सेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व एंडिंग। एस्पिरिन जो हमारा होता है वो उसमें ना ही कोई ऐसा सेडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये हमारे ओपियोइड एनाल्जेसिक नहीं है, सब्जेक्टिव इफेक्ट होता है। टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस इज प्रोड्यूस्ड, यानी इनमें जो है फिजिकल डिपेंडेंस भी देखने को नहीं मिलता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन इज एक्सर्टेड एट हाई डोज। एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी नॉर्मली जो एनाल्जेसिक यानी एस्पिरिन होता है वो एनाल्जेसिक के लिए दिया जाता है, लेकिन जब हाई डोज में हम एस्पिरिन देते हैं तो वो एनाल्जेसिक के साथ साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी भी इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट सिग्निफिकेंट ओनली एट एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज, यानी जब हम हायर कंसंट्रेशन में देते हैं तो इसका जो है कुछ मेटाबॉलिक इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। Respiration effect are dose dependent. At anti-inflammatory dose, respiration is stimulate peripheral, increase CO2 production, and central, increase sensitivity of respiratory center to CO2 action. आपको जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो रिस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी जो ब्लड में नॉर्मल वैल्यू है वो 35 से लेके 45 mmHg होना ही चाहिए। अगर CO2 की लेवल इतने से कम होता है तो कई बार क्या होता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंटी इन्फ्लेमेटरी डोज प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द एसिड बेस and electrolyte composition of fluid. Aspirin has no direct effect in therapeutic dose. Larger dose increase cardiac output to meet increased peripheral O2 demand and cause direct vasodilation. Congestive heart failure may be precipitate in patient with low cardiac reserve. Aspirin and released salicylic acid irritate gastric mucosa, cause epigastric distress, nausea and vomiting. It also stimulates CTZ, यानी जो GIT ट्रैक्ट पे एस्पिरिन का इफेक्ट देखने को मिलता है। एस्पिरिन जब हम लेते हैं तो पेशेंट का क्या होता है, हमारी जो स्टमक में प्रेजेंट पेराइटल सेल्स होती हैं वो स्टिमुलेट होती हैं, जिससे ओवर प्रोडक्शन होता है एसिड का, और वो ओवर प्रोडक्शन एसिड का जो होता है उससे जो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा है यानी एपिथेलियल लेयर वो इरिटेट होती है, एंड कई बार हमें इरोजन यानी घाव देखने को मिलता है। साथ साथ में ये यानी पीयूडी यानी पेप्टिक अल्सर डिसीज कॉज करते हैं, यानी लंबे समय तक हम एस्पिरिन यदि लेते हैं तो हमें रिस्क होता है पीयूडी यानी पेप्टिक अल्सर डिसीज होने की, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलता है। इट आल्सो स्टिमुलेट CTZ। नोजिया एंड वोमिटिंग जो देखने को मिलता है उसकी रीज़न ये है कि जो एस्पिरिन है वो क्या होते हैं, हमारे कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करते हैं, और कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए। यूरेट एक्सक्रीशन। एस्पिरिन इन हाई डोज रिड्यूस रीनल ट्यूबुलर एक्सक्रीशन ऑफ यूरेट। एस्पिरिन इवन स्मॉल डोज इरिवर्सिबली इनहिबिट थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस बाय प्लेटलेट। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि एस्पिरिन जो है हमारा एनाल्जेसिक के साथ साथ में एंटी प्लेटलेट का काम करता है,
यानी किसी पेशेंट को प्लेक फॉर्मेशन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ प्लेटलेट अगर होता है तो हम एस्पिरिन उसको एज अ प्रोफाइलैक्सिस देते हैं। प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये होता है कि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोकता है, जिससे कि पेशेंट को कार्डियक या ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस कम होते हैं। लॉन्ग टर्म इंटेक ऑफ लार्ज डोज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। Long-term intake of large dose decrease synthesis of clotting factors in liver, predisposed to bleeding, can be preventing by prophylactic vitamin K therapy। एक तो ये जो हमारा यानी कार्डियक प्रॉब्लम या जो ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं वो प्लेक फॉर्मेशन की वजह से, सम टाइम क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, और ये जो विटामिन के प्रोडक्शन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। यानी प्लेटलेट एग्रीगेशन के साथ साथ ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को भी क्या करता है, उसके फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, जिससे कि क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। फार्माकोकाइनेटिक absorbed aspirin absorbed from the stomach and small intestine, it poor water solubility in limiting factors in absorption, microfining the drug particles and inclusion of the alkali enhance absorption. Aspirin is rapidly deacetylated in the gut wall, liver plasma and other tissue release salicylic acid, which is major circulating and active form. It slowly enter brain but freely crosses placenta। ये यानी हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन तक भी सर्कुलेट होते हैं, और यदि किसी प्रेग्नेंट वुमेन को दिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लेसेंटल सर्कुलेशन को क्रॉस करके यानी मदर टू फीटस भी इनका सर्कुलेशन देखने को मिलता है। द मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एज वेल एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। एस्पिरिन का जो डोज है वो डिफरेंट थेराप्यूटिक यूजेस के लिए डिफरेंट डोज दिए जाते हैं। जस्ट लाइक एनाल्जेसिक के लिए 300 to 600 mg ड्यूरिंग 6 to 8 आवर्स। जस्ट लाइक हेडेक, बैक एक, पुल्ड मसल्स, टूथ एक एंड न्यूरल्जिया। न्यूरल्जिया मीन्स पेन। एज एंटीपायरेटिक के लिए इन फीवर ऑफ एनी ओरिजिन इन द सेम डोजेज फॉर एनाल्जेसिया। यानी एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक के लिए सेम डोज रहता है। एक्यूट रूमेटिक एस्पिरिन इन द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, अदर ड्रग सब्सटीट्यूट। एंटी रूमेटिक डोज आर 75 to 100 mg पर kg। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जो हमारे बॉडी की जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अर्थराइटिस डेवलप होता है। और इसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस की भी ड्रग ऑफ चॉइस जो हैं वो डाइक्लोफिनेक एंड सिक्लोफिनेक, आइब्रोफेन देखने को मिलता है। एन एसोसिएट बिटवीन सैलिसाइलेट थेरेपी एंड रेस सिंड्रोम। अगर किसी भी बच्चे में कोई भी वायरल इलनेस जस्ट लाइक चिकन पॉक्स, फ्लू में अगर हम देखते हैं साथ साथ में अगर एस्पिरिन देते हैं तो बच्चे में रेस सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ हिपैटिक इंसेफेलोपैथी, क्योंकि इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर पे होता है। और वेरिसेला जूस्टर वायरस जैसे कि चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा या कॉमन फ्लू वाले बच्चे में यदि हम एस्पिरिन देते हैं तो उसमें रेस सिंड्रोम देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होने के साथ साथ यानी जो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स के डीएमिनेशन से NH3 यानी अमोनिया प्राप्त होता है, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से CO2 प्राप्त होता है। एंड वो अमोनिया एंड CO2 दोनों जो हमारा लीवर होता है उसको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, जिसका नाम होता है यूरिया।
एज कंपेरिजन टू यूरिया अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो रेस सिंड्रोम जो देखने को मिलता है यानी वेरिसेला, जूस्टर वायरस, चिकन पॉक्स या इन्फ्लुएंजा, हम ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर वायरल इलनेस बच्चों में है तो एस्पिरिन देने से रेस सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं। एस्पिरिन शुड नॉट बी गिवन टू चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर। कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ NSAID, स्टमक पेन एंड हार्टबर्न, सम टाइम स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर के लिए भी हमने बताया कि ये जो हैं जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं ये हमारे पेराइटल सेल्स को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और वो एसिड जब हमारा ज़्यादा कंसनट्रेट फॉर्म में एंड हायर अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्टमक में, तो वो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से जो एसिड यानी अल्सर डेवलप होने के चांसेस रहते हैं, जिसको हम स्टमक अल्सर या पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं। ए टेंडेंसी टू ब्लीड मोर, जैसा कि आपने पढ़ा कि ये एस्पिरिन जो है हमारा एनाल्जेसिक के साथ साथ में एंटी प्लेटलेट और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन को भी इनहिबिट करता है, जिसको लंबे समय तक लेने पे पेशेंट को ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। और इसमें NSAID के उसमें मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग को इन्हेंस या इंक्रीज या रिस्क वाला जो ड्रग होता है वो एस्पिरिन होता है। हेडेक एंड डिजनेस, रिंगिंग इन द ईयर, एलर्जिक रिएक्शन सच एज रैशेज, वीजिंग एंड थ्रोट स्वेलिंग, लीवर और किडनी प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये हमारा था आज का टॉपिक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसको हमने आपके सामने रखा है। थैंक यू सो मच।